हेलो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिएगा ताकि मेरी जो भी वीडियो आए इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके और आप उसे देख सकें। हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2020 के सेट 3 को हल करेंगे जो कि उसका कोड है 346 XU। दोस्तों, इससे पहले हमने सेट 1 सेट 2 लगा लिया है जिसका कोड XCS था और XT था। दोस्तों, उन दोनों का सॉल्यूशन आपको मेरे ही यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को खोलकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, हम लोग अनसॉल्व पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं केवल 2021 के लिए। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको 30% लेस करके सवाल बताऊंगा जो इस साल नहीं पूछेगा, और ये क्लास 12 का है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे खंड अ में देखिएगा बहुविकल्पीय है। वैद्युत विभव का मात्रक है जूल प्रति कूलाम, और जिसका ख था वो क्या हुआ है, इस पार्ट से हटा दिया गया है क्योंकि कोविड-19 की वजह से, तो इसको यहाँ पे नहीं लिखा गया है। पहले ही आपको मैंने बता दिया है कि 30% लेस करके इस वीडियो में बताऊंगा जो आपको इस साल नहीं पढ़ना है। इस वीडियो में बस वही बताऊंगा जो आपको इस साल पढ़ के पेपर देना है और जो 100% आएगा। तो दोस्तों, अगर आप अधिक से अधिक नंबर पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा एकदम अच्छे से बारीकी से, ताकि आपको हर एक सवाल समझ में आए आसानी से और इसको आप कॉपी में लिख सकें। दोस्तों, हम लोग का ग पूछता है 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी स्वप्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ी है। कुंडली में संचित ऊर्जा है। आपको संचित ऊर्जा बताना है। प्रतिरोध दिया है 10 हेनरी प्रेरक स्वप्रेरकत्व दिया है और 50 वोल्ट दिया है। प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं, हेनरी को स्वप्रेरकत्व के एल से, और वोल्ट को तो भी से कर दे। तो ही यहाँ पे लिख दिया है V बराबर 50 वोल्ट, एल बराबर 10 हेनरी, आर बराबर 10 ओम। अब दोस्तों, इसमें कुंडली में संचित ऊर्जा पूछा है तो इसके लिए हमने पहले आई निकालना पड़ेगा। तो आई बराबर क्या होता है, V बटा आर। तो हमने यहाँ से 5 एम्पियर निकाल लिया इसका आंसर, यानी 50/10 करेंगे तो 5 एम्पियर आंसर आ जाएगा हम लोग का। उसके बाद संचित ऊर्जा का फार्मूला होता है E बराबर 1/2 LI स्क्वायर। तो आपको यल का मान मालूम है 10 हेनरी, आई स्क्वायर का मान मालूम ही है 5 × 5। तो आई का मान रखेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा। और 2 से जब 10 को काटेंगे यहाँ पे देखिए तो ये 5 बार में, यानी 25 × 5 करेंगे तो 125। हम लोग का संचित ऊर्जा कितना आ गया, 125। तो हम लोग ए ऑप्शन उसमें क्या है, सही है। संचित ऊर्जा ई बराबर 125 जूल। दोस्तों, हम लोग घ कहता है कागज की सीट पर एक स्याही का धब्बा है। धब्बे के ऊपर 6.0 सेंटीमीटर मोटा 1.5 अपवर्तनांक का कांच का गुटका रख दिया गया है। धब्बे के प्रतिबिंब का विस्थापन होगा। कागज के सीट पर एक स्याही का धब्बा, यानी कागज के सीट पर एक स्याही का धब्बा है। धब्बे के ऊपर 5 सेंटीमीटर मोटा अपवर्तनांक का एक कांच रख दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई यहाँ पे मान लीजिए हमने धब्बा लिया है, यहाँ पे गोल सा ऐसा कर दिया। अब आप इस पर थोड़ा सा मोटा मतलब मोटा अगर आप इस पर शीशा रख रहे हैं तो इसमें क्या होगा, धब्बा लगेगा ना कि कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है कि धब्बा तो नीचे है, लेकिन जब कोई शीशा हम लोग लगा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे शीशा जब लग रहा है तो क्या हो रहा है, कुछ उठा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे दिखाया गया। तो यहाँ पे लिखा गया मानव वास्तविक गहराई एच तथा आभासी गहराई एच डैश है, तब न्यू बराबर एच बटा एच डैश। एच डैश बराबर क्या होगा, एच बटा न्यू 1। ठीक है, अब ये देखिए हम लोग की कांच की पट्टी है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। तो दोस्तों, डी बराबर एच माइनस एच डैश कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग का डी क्या है, ये है इसका। ठीक है, डी हम लोग का ये है, एच डैश ये है। तो इसकी ऊंचाई एच, एच माइनस एच डे, यानी जब इसकी ऊंचाई निकालेंगे हम लोग इसको ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए इधर आपको समझा दे रहे हैं। जैसे कि हम लोग का मान लीजिए एक बिंदु हो गया धब्बा। ठीक है, इसके ऊपर हमने शीशा लगा दिया। ठीक है, तो शीशा जब हम लोग लगा रहे थे कुछ उठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो बस अब इस शीशे की लंबाई क्या हम लोग का एच है, और ये हम लोग का क्या है, डी है। ठीक, डी यहाँ से यहाँ तक क्या हम लोग का डी है। तो जब हमें ये ज्ञात करना है तो मान लीजिए इसकी जो दूरी है एच डैश है, तो हम लोग एच में से एच डैश घटा देंगे तो वही डी बराबर मिल जाएगा। ठीक है, डी बराबर मिल जाएगा, एच डैश में से एच घटाएंगे तो वही लिखा गया डी बराबर एच माइनस एच डैश। चूंकि एच डैश का मान हम लोग यहाँ से रख लेंगे, ऊपर से देखिए एच डैश का मान हम लोग रख लेंगे यहाँ पे एच डैश का मान, तो एच बटा न्यू हो जाएगा। चूंकि डी बराबर क्या होगा, एच बराबर हम लोग ऑलरेडी हाइट दे दिया 6 सेंटीमीटर, माइनस एच 6 सेंटीमीटर 1.5 अपवर्तनांक। बस अब इसमें ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे तो ये क्या होगा, 60/15। 15 चौको 60, 4 बार में कट गया, यानी 6 - 4, यानी कि अर्थात 2 सेंटीमीटर। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, जिसमें बी यानी धब्बे में प्रतिबिंब का विस्थापन होगा 2 सेंटीमीटर। अगला सवाल देख लेते हैं। दो स्रोत काला संबंध होते हैं यदि वे तरंग उत्पन्न करते हैं नियत कालांतर की। ठीक है,
हम लोग का आता है एक अर्धचालक डिवाइस एक बैटरी तथा प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। परिपथ में धारा प्राप्त होती है यदि बैटरी की ध्रुवता उलट दी जाए, ठीक है। तो प्रतिपथ की धारा लगभग शून्य हो जाती है, डिवाइस युक्ति हो सकती है। तो इसका नाम होता है डिवाइस युक्ति, क्या है, पीएन संधि, ठीक है। तो ये हम लोग था बहुविकल्पीय, जो हमने समझ लिया। जो हल करने वाला भी बहुविकल्पीय था उसको हमने हल करके समझ लिया, और जिसको जवाब दे के हम लोग बताना था वो जवाब भी दे लिया, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं। तो ये था हम लोग का 1 नंबर का सवाल। अब आते हैं 1 नंबर के सवाल पर, जिसको हमें केवल आंसर लिखना होता है। तो देखिए कितना शॉर्ट भाषा में आपको बताता हूँ लिखना कैसे है। दोस्तों, खंड ब, दूसरा का क, विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। देखिए कितना आसान है। यहाँ पे क्या लिखा है, सूत्र का मतलब सूत्र लिखिए, घनत्व का सूत्र, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र। ये नहीं करना है कि आपको सिद्ध करना है, नहीं, केवल सूत्र लिखा मांगा है तो आपको सूत्र लिखना है। तो वही लिखे, विद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र, मतलब सूत्र क्या है, यू एम इजक्वल टू 1/2 BRMS का स्क्वायर बटा μ0, ठीक है, 1/2। ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, जब 1/4 करेंगे इसको, तो हम लोग का BRMS जो है वो क्या होगा, B0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो बस या तो ये लिखे या तो ये लिखे, ठीक है। तो अब हमने दोनों लिख के दिखा दिया है, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे, सर को भी, वो भी आसानी से चेक करके हमें नंबर प्राप्त कर दें। खाता है, आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से अब विद्युतशीलता अपसाइलन का विमीय समीकरण निकालिए। आवेशों के मध्य विद्युत बल, ठीक है, यह बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कामा इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक है। अब एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, क्या हो जाएगा, 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक है। तो एप्सिलॉन बराबर होगा क्या, A आवेश, ठीक है, और T2, ठीक है, बटा यम L T-2 इंटू L स्क्वायर, यानी ये लंबाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, विद्युतशीलता, अब इसी को क्या करेंगे, सब ऊपर भेज देंगे, ठीक है। जो कटने लायक होगा कट जाएगा, जो घटने लायक होगा घट जाएगा, नहीं तो एक ही में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो विद्युतशीलता का मात्रक ये आ जाएगा। आपको ये चीज़ याद भी कर लेनी है, आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर आपको याद है तो, नहीं तो निकाल के दिखा सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसका अगला सवाल आता है हम लोग का ग, परस्पर लंबवत लगे हुए विद्युत क्षेत्र E एवं चुंबकीय क्षेत्र B में एक इलेक्ट्रॉन बिना विक्षोपित हुए सीधी गति करता है। इलेक्ट्रॉन के वेग का सूत्र E तथा B के पदों में लिखिए। इलेक्ट्रॉन के अविक्षेपित रहने के लिए चुंबकीय बल इक्वल टू विद्युत बल, यानी कि BeV इक्वल टू E स्मॉल ई, अतः V बराबर E बटा B। तो ये EV और ये E, तो E से E कैंसिल हो जाएगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा, E बटा B हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों आगे हम लोग का आ जाता है ड, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी तीसरी कक्षा की ऊर्जा क्या होगी। अब E1 बराबर दे दिया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E3 बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा है, यानी E1 दे दिया है, E3 बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, ई अनुक्रमानुपाती 1/n²। En बराबर क्या होता है, -13.6 बटा n² इलेक्ट्रॉन EV। तो एक E1 दे दिया है, E3 बताना है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे 1 रखेंगे, E1 इक्वल टू, तो हम लोग का सेम यही चीज़ आएगा, तो इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे E1 बराबर E1 बटा E3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर इक्वल टू 9/1। अब यहाँ पे देखिए, बस यहाँ पे ये चीज़ आ गया, मतलब क्या है, E1 9 गुना होता है E3 के, ठीक है। तो E3 बराबर क्या हो जाएगा, E1 बटा 9, E1 का मान रख लेंगे बटा 9, यानी 9 से भाग दे देंगे, तो E3 का मान ज्ञात हो जाएगा हमें, ठीक है। तो दोस्तों अब अगला सवाल आता है निकल के हम लोग का प्रकाश के विवर्तन से क्या तात्पर्य है। ये हमने पहले भी बता रखा था, एक बार और भी देख लेते हैं। सेट 2 में भी हमने इसको पढ़ा है, और सेट 1 में भी पढ़ा है, अब सेट 3 में देख रहे हैं। जब प्रकाश किरण किसी पतली झिर्री अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है तो वे झिर्री अथवा अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती है। प्रकाश किरणों के इस प्रकाश मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। बस आपको इतना ही लिखना है, आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। अब आता है खंड स, ये दोस्तों आता है तीसरा हम लोग का, तीसरा का ये आता है 2 नंबर में। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के द्विध्रुव की अक्ष में केंद्र से R दूरी पर वैद्युत विभव का व्यंजक लिखिए।
व्यंजक लिखिए, ये नहीं लिखा है कि व्यंजक को प्राप्त कीजिए, तो यहाँ पे व्यंजक हमें लिख देना है केवल। इस वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देने पर उसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा, यानी दो चीज हमें बताना है। तो वैद्युत विभव के अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर वैद्युत विभव v बराबर क्या होता है 1/4πε0 इंटू पी बट्टा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, बस इतना लिख देना है। अब यहाँ पे पूछा है कि 90 डिग्री घुमा देने पर क्या होगा, तो देखिए क्या होता है, वैद्युत विभव को 90 डिग्री घुमा देने पर प्रेक्षण बिंदु द्विध्रुव की निरक्ष पर होगा, अतः निरक्ष पर विभव क्या होगा, 0 होगा। तो बस हम लोग को यही लिख देना है। अब आता है ख। ख क्या कह रहा है, एक्स वाई तल में रखी 0.2 मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की कुंडली से बी बराबर 3i कैप प्लस 4k कैप टेस्ला का बद्ध फ्लक्स ज्ञात कीजिए। दिया है ए वेक्टर इक्वल टू 0.2 के कैप मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे दे दिया है बी इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4k कैप टेस्ला पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स यानी 5ba। अब इसी को गुणा कर देंगे 5ba को, तो देखिए इसमें क्या है, के से के में गुणा होगा तो 4 दूना 8 होगा, आई में होगा तो कुछ नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। के का के से गुणा होता है तो बस केवल के से के देखेंगे, तो 4 दूना 8 यानी 0.8 टेस्ला मीटर स्क्वायर आंसर। खंड द कहता है, इसमें बस दोस्तों दो ही सवाल था जो कि इस साल पूछेगा, बाकी इसमें का सवाल नहीं पूछेगा तो इसलिए नहीं लिखा गया है। अब आते हैं खंड द पे, चौथा का विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों हमने ये किरचॉफ के नियम को हमने सेट 2 में लगा रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर देख लीजिए। सेट 2 सेट 1 दोनों जाकर देखिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक है, लिंक पर क्लिक कीजिए, आसानी से हमारे वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से पढ़िए कि आपको पीडीएफ कैसे प्राप्त होगा, उसके बाद आप पीडीएफ हमसे ले लीजिए। दोस्तों उसमें लिखा था कि किरचॉफ का नियम लिखिए और उदाहरण सहित समझाइए, तो दोस्तों उसमें हमने किरचॉफ का नियम बता दिया, तो नियम लिखने की बात नहीं है, तो अब उसका उदाहरण उसमें नहीं बताया, तो यहाँ पे उदाहरण जान लेते हैं। तो दोस्तों पहले नियम के अनुसार क्या आता है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5 होता है हम लोग का। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ ले लिया, ठीक है, तो I1 बराबर 5, I5 बराबर 4, I4 बराबर 2, I3 बराबर 3, I2 बराबर 4। अब यहीं पर हम लोग को सिद्ध कर देना है। तो I1 बराबर कितना दिया है, 5 दिया, तो 5 लिख लिया। I2 बराबर कितना दिया है, यहाँ पे देखिए I2 बराबर 4, तो 4 लिख लिया। I3 बराबर दे दिया है 3, 3 लिख लिया। I4 बराबर दे दिया हम लोग का 2, तो 2 लिख लिया। और I5 बराबर दे दिया 4, तो 4 लिख लिया। अब देखिए 5 4 9, यहाँ पे 4 3 2 5 5 4 9, तो यहाँ पे 9 9 क्या हुआ, बराबर हो गया, तो यह हम लोग का क्या हुआ, सिद्ध हो गया, ठीक है। दूसरे नियम के अनुसार हम लोग देख लेते हैं। आपको एक ऐसे बना देना है, तो यहाँ पे 10 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट हमने ले लिया, दो एम्पियर, 2 ओम तथा 3 ओम का हमने यहाँ पे प्रतिरोध ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अक्सर यहाँ पे पूछता है कि लूप ABCDA में, तो ठीक है, तो 2IA प्लस 3IA इज इक्वल टू -E2 प्लस E1। तो यहाँ पे चूंकि हम लोग जोड़ेंगे जब, तो यहाँ पे क्या होगा, 5IA इज इक्वल टू 10 - 5, तो यहाँ पे 5A बराबर क्या हो जाएगा, 5, तो 5 से 5 कट जाएगा, चाहे 5 से 5 न काटिए। यहाँ पे आई ए का मान देखिए क्या हुआ है, 1 एम्पियर लिए हैं, तो यहाँ पे 1 रख लीजिए, तो 1 रखेंगे तो 5 1 5 यानी 5 बराबर 5, ये भी प्रूफ हो गया। तो आपको ये उदाहरण याद करना है, या फिर इसी बेसिस पे आप कोई उदाहरण लिख सकते हैं, ताकि आपको आंसर ला के प्रूफ कर देना है कि मतलब इतना बराबर आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग का ख कहता है, तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व 8.5 × 10 के घात 28 मीटर माइनस क्यू, यानी माइनस क्यू है, 20 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर माइनस क्यू अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तार से 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है तथा तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता 4.5 × 10 के घात 6 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। आइए अब इसको देख लेते हैं। दोस्तों अब इसमें दिया क्या था कि n बराबर दिया था हम लोग का 8.5 × 10 के घात 28 मीटर माइनस क्यू, और यल बराबर दिया था 0.2 मीटर, ए बराबर दे दिया था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हमने मीटर में बदला है तो 10 के घात 4 मीटर स्क्वायर, वोल्ट दे दिया था 4 वोल्ट, म्यू बराबर 4.5 × 10 के घात 6 मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड, ठीक है। आई बराबर क्वेश्चन मतलब धारा आई बराबर क्या होता है, आई बराबर NE/A/VD। अब चूंकि यहाँ पे NE/A/VD के जगह पे क्या लिख सकते हैं, न्यू ई। अब न्यू ई बराबर क्या होता है, V/L, तो बस यहाँ पे वही तीनों सूत्र का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए VD को हमने चेंज करके क्या लिखा है, न्यू ई, और फिर इसमें यू ई को जो हमने चेंज किया है इसका हमने लिखा है V/L, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो बस यही चीज लिखा गया।
आपको सारा का सारा मान रख देना है, पुट कर देना है, क्योंकि आपको सारी चीज़ों का मान मालूम है, एन का मान मालूम है, एल का मान मालूम है, ए भी, हर एक चीज़ का। तो सारा का सारा मान जब पुट करेंगे तो आई बराबर हम लोग का आ जाएगा 122.4, चूँकि हम लोग का आंसर है। अब आता है चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है। सापेक्ष चुंबकशीलता न्यू आर तथा चुंबकीय प्रवृत्ति एक्सएम में संबंध स्थापित कीजिए। अब देखिए चुंबकशीलता क्या होता है। चुंबकित पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण बी तथा चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता एच के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं। इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं। अतः न्यू बराबर बी बटा एच। इसका मात्रक वेबर प्रति एम्पियर मीटर तथा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर है। नर्म लोहे की चुंबकशीलता स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। बस इतना ही लिखना है चुंबकशीलता के बारे में। अब यहाँ पे सुग्राहिता या फिर चुंबकीय प्रवृत्ति लिख देना है। किसी चुंबकीय पदार्थ से उत्पन्न हुई चुंबकन तीव्रता आई तथा उसमें उत्पन्न करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एच के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसे एक्सियम यानी काई एम से प्रदर्शित करते हैं। तो काई एम आई बटा एच इसका कोई मात्रक नहीं होता है। गर्म लोहे की चुंबकीय प्रवृत्ति यानी काई एम स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है। सापेक्ष चुंबकशीलता न्यू आर तथा चुंबकीय प्रवृत्ति एक्स काई एम में संबंध बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए किसी धारावाही परिनालिका के भीतर नर्म लोहे की क्रोड रखने पर क्रोड के भीतर परिणामी चुंबकीय प्रेरण बी इक्वल टू म्यू जीरो ब्रैकेट में एच प्लस आई, ठीक है, जो कि वेक्टर के रूप में है। चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम बराबर आई बटा एच होता है, चूंकि आई वेक्टर इक्वल टू काई एम एच, तो एच काई एम एच वेक्टर, तो क्या करेंगे आई का मान उसमें पुट कर देंगे, तो क्या होगा संख्यात्मक रूप में बी बराबर म्यू जीरो एच प्लस एक्स काई एम एच हो जाएगा। तो एच हम लोग का इसमें अब कॉमन दिख रहा है, तो बी बराबर क्या होगा न्यू जीरो एच ब्रैकेट में 1 प्लस काई एम, परंतु न्यू जीरो इक्वल टू क्या होगा बी बटा एच। तो यहाँ पे देखिए जब बी बटा एच करेंगे तो क्या होगा बी बराबर क्या होगा एच बटा बी न्यू एच हो जाएगा। तो यहाँ पे जब बी की जगह पे न्यू एच रखेंगे तो हम लोग का क्या होगा न्यू से न्यू क्या होगा, न्यू से न्यू कटेगा नहीं, यहाँ पे न्यू जीरो है ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए न्यू डॉट है, ठीक है, तो न्यू डॉट जो हम लोग का है तो उसको खाली न्यू बोलेंगे, तो न्यू जीरो, तो हम लोग को न्यू क्या करना है न्यू जीरो बटा, जब यहाँ पे देखिए पहले तो देखिए यहाँ पे ये हम लोग का न्यू है, एक हम लोग का क्या है न्यू जीरो है। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम न्यू बटा न्यू जीरो करेंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा न्यू आर हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एच से तो एच कैंसिल हो जाएगा, बचेगा न्यू बटा न्यू जीरो, इधर इसको इधर भेजेंगे ब्रैकेट में 1 प्लस काई एम। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है, चूंकि न्यू आर इज इक्वल टू न्यू बटा न्यू जीरो, तो बस न्यू आर यहाँ पे पुट कर लिया और 1 प्लस काई एम, बस हमने यही संबंध दिखा दिया। यह सापेक्ष चुंबकशीलता न्यू आर तथा चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम में संबंध है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं चौथा का घ क्या कह रहा है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक धारावाही वृत्ताकार पास के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी की तीव्रता 0.50 गुणे 10 के घात ऋण 4 टेस्ला है। इनके केंद्र से 5.0 सेंटीमीटर दूर अक्ष पर स्थित बिंदु पर इस पास के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर सातों सेट का आप सोल्यूशन चाहते हैं और केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट का सातों सेट का सोल्यूशन चाहते हैं पीडीएफ में, तो आपको नीचे दिए गए नंबर पे फ़ोन कर लेना है कि कैसे मिलेगा। ठीक है, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ से भी क्लिक करके पता कर सकते हैं पढ़ के जाकर कि कैसे डाउनलोड करना है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि इसमें दिया क्या है। तो दोस्तों इसमें आर बराबर दे दिया है 12 सेंटीमीटर, चूँकि इसको मीटर में बदलेंगे तो 12 गुणे 10 के घात ऋण 2 मीटर हो जाएगा। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया है बी जीरो बराबर 0.5 गुणे 10 के घात ऋण 4 टेस्ला, और एक्स बराबर दे दिया हम लोग का 5.0 सेंटीमीटर यानी 5 गुणे 10 के घात ऋण 2 मीटर। धारावाही वृत्ताकार पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है बी जीरो बराबर न्यू जीरो एक्स आई न्यू जीरो एन आई बटा 2 आर, बी जीरो इक्वल टू न्यू जीरो एन आई बटा 2 आर। तो दोस्तों पास के केंद्र से एक से दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो बस क्या होगा बी बराबर क्या होगा न्यू जीरो एन आई आर स्क्वायर बटा 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1, उसके बाद उसके ऊपर 3/2 यानी पावर में हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं B0 R³ बटा R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 3/2, मतलब पूरे का पावर 3/2। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे न्यू जीरो, यहाँ पे Ni जो है और 2R हम लोग का क्या मिलके हो गया है B0। तो बस यहाँ पे तो B0 का मान यहाँ पे रख दिया गया है, R³ का मान यहाँ पे रख दिया गया, मतलब R का मान, उसके बाद इसका Q कर दिया गया है, R का मान रख दिया गया है, इसमें इसका मान रख दिया गया है, 3/2 कर दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पे चूंकि देख सकते हैं आप, अब इसको आप गुणा कर दीजिए 3 बार, इसको हल करिए तो इसका आ जाता है 0.5 × 10⁻⁴, इसका आता है 1728 गुणे 10⁻⁶, और इसका गुणा करेंगे तो 144 गुणे 10⁻⁴, क्योंकि देखिए 12 के 12 12 गुणे 12 करेंगे तो 144, 5 गुणे 5 करेंगे तो 125। ठीक है, तो 10⁻⁴ दोनों का सेम है, 10⁻⁴ 10⁻⁴ तो जुड़ जाएगा। तो 144 धन 25 कितना होगा 169 और 10⁻⁴। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 169 को हम क्या कर सकते हैं, 13 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो 13 का स्क्वायर हम करेंगे 10⁻2, यानी कि इसको बाहर लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो 3 बचेगा, फिर इसका 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 2197 गुणे 10⁻6, और ये जब ऊपर वाले में गुणा हो रहा है और कट पीट के मतलब आ जा रहा है आपका 864 गुणे 10⁻10। अब बस इसी दोनों को हल करेंगे तो हमारा बी का मान आ जाएगा 0.0393 इंटू 10⁻⁴। आइए हम लोग का क्या होगा, बी बराबर 3.93 गुणे 10⁻5 टेस्ला, इसका मात्रा कितना होगा टेस्ला। तो दोस्तों यही हम लोग का आंसर है। आगे देख लेते हैं, अगला सवाल निकल के आता है, एक्स दिशा में गतिशील विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र एक्स ई वाई इक्वल टू 300 V/m साइन ओमेगा टी माइनस XC से प्रदर्शित है। एक इलेक्ट्रॉन के वाई दिशा में 2 × 10⁻7 मीटर सेकेंड इनवर्स की चाल से गति करने पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले अधिकतम विद्युत बल एवं अधिकतम चुंबकीय बल का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों सेट 3 में हम बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पॉइंट देख रहे हैं, मतलब सेट 3 में काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल पॉइंट आया है। ठीक है, तो अगर जिस मतलब आया है जिस शहर में, यानी उस शहर में जहाँ पेपर होगा तो उधर से हो सकता है कि न्यूमेरिकल पॉइंट ज़्यादा पढ़े, मतलब ज़्यादा पूछे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप 1 से लेकर 5 लेसन और लास्ट के 3 चैप्टर जरूर लगाइएगा। और एक और चैप्टर है आपका जिसमें से नेत्र लेंस का आता है, तो लेंस वाला उसमें डायोप्टर वाला सवाल जरूर लगाइएगा, मतलब वहाँ पे क्वेश्चन आंसर जरूर हल कीजिएगा। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए ये देखते हैं हल। विद्युत क्षेत्र ई वाई बराबर दिया है आपका 300 ब्रैकेट में V/m और साइन ओमेगा टी माइनस XC। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे दिया है तो E0 बराबर क्या हो जाएगा 300 वोल्ट प्रति मीटर, ऑलरेडी हमें पता है। और V बराबर क्या हो गया, 2 दिया है 2 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अतः B0 बराबर क्या होता है E0/C। E0 का मान रख लेंगे, C का मान मालूम है 3 × 10⁸, 3 से 3 काटेंगे 100 और 2 जीरो से इसमें भी घट जाएगा, यानी 10⁻6 हो जाएगा, यानी टेस्ला। B0 बराबर 10⁻6 टेस्ला। अतः इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अधिकतम वैद्युत बल E इज इक्वल टू E0E। ठीक है, तो 300 गुणे 1.6 गुणे 10⁻9, अब इसी को गुणा कर देंगे 4.8 गुणे 10⁻17 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, यानी ई का मान निकल गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अधिकतम चुंबकीय बल कितना होता है, अब B इज इक्वल टू B0E भी। तो दोस्तों B0 का मान मालूम है आपको, E का मान मालूम है, V का भी मान मालूम है, तो FB बराबर कितना हो जाएगा 3.2 गुणे 10⁻18 न्यूटन, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब आगे आते हैं नए सवाल पे। दोस्तों इसमें पूछा 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इससे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव्य में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति बनाइए। तो दोस्तों इसमें दिया है ANG इज इक्वल टू 1.5 और ANL इज इक्वल टू 1.6। अवतल लेंस वायु में है दूरी 20 सेंटीमीटर और द्रव में दूरी, ठीक है, यानी कि लिक्विड और एयर। ठीक है, तो इसी वजह से अब दोस्तों यहाँ पे दिया है एफ ए मतलब फोकस एयर, ए मतलब एयर मतलब वायु। ठीक है, तो -20 सेंटीमीटर उसमें दूरी दिया है और लिक्विड बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब ये नहीं दिया है। ठीक है, तो वायु से 1/एफ इक्वल टू क्या होगा ANG -1 1/R1 -1/R2, यह समीकरण 1 हो जाएगा। ध्रुव में क्या होगा 1/ वही एफ की जगह यल हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा ANG/ANL -1 1/R1 -1/R2। दोस्तों इसी दोनों समीकरण को हम आपस में भाग दे देंगे।
तो यहाँ से जब देखिए जब भाग देंगे तो क्या होगा, एक तरह से ये तो पलट जाएगा और इसका ये कट जाएगा। ठीक है, तो पलटेगा तो क्या होगा गाइस, एफ यल जो है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, एफ यल क्या हम लोग का ऊपर चला जाएगा और एफ एन नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तब इसको भी पलटेंगे ऊपर की ओर। ठीक है, तो यानी कि इसको ऊपर की ओर जब भेजेंगे तो क्या होगा, देखिए ए एन जी ये हम लोग का -1 है, और चूंकि एफ यल यानी कि इसको हम लोग पलट सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं पलटेगा क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे एक बाटा में नहीं है तो ये पलटेगा नहीं, बस ऐसे ही सट जाएगा। ठीक है, तो वो पलटेगा, हम सोचे थे माइनस, लेकिन यहाँ पे बाटा में नहीं, ये बाटा में है ना, तो इसलिए ये पलटेगा, ये बाटा में नहीं है तो ये नहीं पलटेगा, बस इतना ही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो हम लोग का ए एन जी -1 बटा ए एन आई, तो जब देखिए जब ये क्या होगा, मतलब हम लोग का यहाँ पे एलसीएम लेकर अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगा, ए एन जी -1 बटा ए एन जी -1, और ऊपर क्या होगा, गुणा हो जाएगा किससे, ए यानी यल से। ठीक है, ऊपर गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब ए एन जी यल, और यहाँ पे भी आपका एक हो जाएगा ए एन यल हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब एलसीएम लेंगे तो इसमें भी गुणा करेंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा वही चीज़ लिखा गया है, ए एन जी और ए एन यल माइनस करके। अब बस इन तीनों का मान मालूम ही आपको, बस रखना है, गुणा करना है, बस आ जाएगा एफ यल बराबर इतना बराबर एफ ए। तो बस यहाँ पे आपको वही चीज़ रख देना, एफ ए का मान मालूम ही था -20 सेंटीमीटर, बस पूरा कर रख के एफ एल का मान कितना आ गया, 160 सेंटीमीटर आंसर हम लोग का। ठीक है, अब दोस्तों अगला प्रश्न कहता है किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको एक यहाँ पे वक्र दिखा देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ग्राफ भी बना के दिखा देना है, बाकी आपको नीचे जो काम करना है वो करना है। ठीक है, तो प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक के लिए सूत्र कैसे लिखना है, आपको ये फिगर बनाना है, लिखना है प्रिज्म के तल ए बी पर आपतित किरण पी क्यू का आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर है, तथा एसी तल पर आपतित किरण का आपतन कोण आर डैश तथा निर्गत कोण आई डैश है। इस प्रकार पी क्यू आर एस प्रकाश किरण का मार्ग है। तो त्रिभुज क्यू डी आर, ठीक है, क्यू डी आर में बहिष्कोण सिग्मा है, तब सिग्मा बराबर कोण डी क्यू आर प्लस कोण डी आर क्यू। तो क्या होगा दोस्तों, इसका हो जाएगा आई माइनस आर, इसका हो जाएगा आई डैश माइनस आर। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब यहाँ पे हम लोग हटाएंगे तो आई को एक पास ले लेते हैं क्योंकि दोनों प्लस है, और बाकी इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब उसी प्रकार पुनः हम लोग करेंगे त्रिभुज क्यू ई आर में, तो क्या आ जाएगा आर प्लस आर डैश प्लस कोण ई इक्वल टू 180 अंश। ठीक है, तो आर प्लस आर डैश, तो चतुर्भुज क्यू ए आर ई में कोण ए प्लस कोण क्यू प्लस कोण ई प्लस कोण आर इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, बाकी ये दोनों नहीं है, तो इसका 90 डिग्री जोड़ के इधर से घटाएंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, कोण ए प्लस कोण ई इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये समीकरण 3 हो गया। और समीकरण 2 और 3 से देखिए, तो कोण ई बराबर तो हम लोग को मालूम है ना, यहाँ पे नहीं, कोण ई बराबर छोड़िए 180 डिग्री है, भी 180 डिग्री है, तो इन दोनों के बराबर हम लोग लिख देंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, आर प्लस आर डैश कोण ई इज इक्वल टू कोण ए प्लस कोण ई, कोण ई से कोण ई खत्म, तो कोण ए बराबर कितना बचा, आर प्लस आर डैश। इसको समीकरण नंबर 4 लिख लेंगे। आर प्लस आर डैश का मान समीकरण 1 में रखने पर तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, आई प्लस आई डैश माइनस ए। तो ये समीकरण 5 हो गया। अल्प विचलन की स्थिति में क्या होगा, आई बराबर आई डैश, आर बराबर आई डैश, आर बराबर आर डैश, सिग्मा बराबर सिग्मा यम। तब समीकरण 4 से ए बराबर 2 आर हो जाएगा, क्योंकि आर प्लस आर हो जाएगा तो 2 आर हो जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ए बटा 2 हो जाएगा। तो समीकरण 5 से क्या होगा, सिग्मा यम बराबर आई प्लस आई माइनस ए, यानी 2 आई बराबर 2 आई माइनस ए। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा सिग्मा यम प्लस ए बटा 2। अब स्नेल के नियम से क्या होता है, यन बराबर साइन आई बटा साइन आर, तो आई का मान हम लोग निकाल ही लिए, आर का मान निकाल ही लिए। देखिए आर का मान यहाँ पे निकल गया, आई का मान यहाँ पे निकल गया, बस इसी मान को पुट कर देंगे तो हम लोग का क्या हो गया, जो हम लोग को सूत्र प्राप्त करना था वही यहाँ पे प्राप्त हो गया। देखिए समीकरण 6 से अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या कहता है, पतले प्रिज्म द्वारा विचलन, जब प्रिज्म पतला हो अर्थात ए बराबर 5 डिग्री से कम हो तो अल्पतम विचलन सिग्मा यम भी बहुत छोटा होगा, अतः साइन ए प्लस सिग्मा यम बटा 2 इक्वल टू सिग्मा यम प्लस ए बटा 2, और साइन ए बटा 2 इक्वल टू ए बटा 2 से समीकरण 6 से क्या होगा, समीकरण 6 से क्या होगा, सिग्मा यम प्लस ए बटा 2 और ए बटा 2, 2 से 2 खत्म, बस इतना बचा।
अब इतना बचने के बाद क्या होगा, यन ए बराबर सिग्मा यम बटा ए। सिग्मा यम बराबर क्या होगा, यन ए माइनस ए का मान यन माइनस 1। तो बस आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, पतले प्रिज्म द्वारा विचलन। ठीक है, अब अगला कहता है ग, किसी धातु पृष्ठ के निरोधी विभव का परिवर्तन आपतित विकिरण की आवृत्ति के साथ ग्राफ में दर्शाइए। देहली आवृत्ति की परिभाषा दीजिए, इस ग्राफ से प्लांक नियतांक ज्ञात कीजिए। देहली आवृत्ति की परिभाषा क्या होती है, किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सके उस धातु की देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं। अब चूंकि यहाँ पे एक तो आपको ग्राफ दिखा देना है, जो हमने ग्राफ बनाया है। अब ग्राफ का परिवर्तन या फिर ढाल क्या होगा, H बटा E होगा। ठीक है, जहाँ H प्लांक नियतांक तथा E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, अतः प्लांक नियतांक H बराबर E ढाल का ग्राफ का ढाल। ठीक है, अब आता है अगला अथवा में जो इसके प्रश्न है, 5000 एंगस्ट्रॉन तरंग का प्रकाश देने वाले 40 वोल्ट के एक कमर्दीय प्रकाश स्रोत से प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाले फोटानों की संख्या की गणना कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे दे दिया है लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉन। तो आपको पहले ही मैं बताया हूँ कि अगर एंगस्ट्रॉन में है तो मीटर में बदलने के लिए 10 के घात ऋण 10 से गुणा करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे गुणा करने के बाद 5 × 10 के घात ऋण 7 हो गया है, तो चूंकि ये मीटर में हो गया। और आपको यहाँ पे वाट दिया है पी, तो पी बराबर यहाँ पे 40 वाट हमने लिख लिया। एक फोटान की ऊर्जा बराबर क्या होता है, ई बराबर HC बटा लेमडा। प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटान की संख्या यन बराबर पी बटा HE बटा लेमडा। तो यन बराबर क्या होगा, पी लेमडा बटा HC। पी का मान मालूम है, लेमडा का मान मालूम है, H का मान मालूम है, C का भी मान मालूम है। तो इन चारों का मान मालूम है, तो यन बराबर हम लोग का निकल जाएगा आसानी से। तो पी का मान 40 दे दिया, लेमडा का मान 5 × 10 के घात 7। और आपको H के मान पहले भी वीडियो में बताया हूँ कि 6.63 × 10 के घात 34 होता है। और C प्रकाश की चाल जो होती है, जो हम लोग कक्षा 10 में ही पढ़े हैं, तो 3 × 10 के घात 8। बस इन्हीं चीज़ों को आपको गुणा कर लेना है, हल कर लेना है। तो n बराबर 1.0 × 10⁻20, यानी कि n बराबर 10 के घात 20 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं घ क्या कह रहा है। सूर्य में हाइड्रोजन नाभिकों के संलयन की अभिक्रिया लिखिए। तो मतलब सूर्य में हाइड्रोजन नाभिकों के संलयन की हमको क्या करना है, अभिक्रिया लिखना है। सूर्य में 1 किग्रा हाइड्रोजन के संलयन में मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कीजिए। मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमको क्या करना है, इसकी मुक्त ऊर्जा की गणना करनी है। तो दोस्तों अभिक्रिया का सूत्र इसका यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हैं। अभिक्रिया 1H1 प्लस, मतलब 4 बार करना, 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1 प्लस, और इसका अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 2He4 प्लस 2 प्लस 1 बीटा 0 प्लस 2 भी प्लस ऊर्जा। अब इसी को सेम टू चीज नीचे लिख देना है 4 बार 1H1 को, और ये क्या बनेगा 2He4 2 प्लस 1 बीटा 0 प्लस 2 भी, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका मान, इसमें ऊर्जा कितनी होगी 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दोस्तों क्या होता है, हाइड्रोजन के 1 किलो में नाभिकों की संख्या कितनी होती है, तो 6 × 10 के घात 26 होती है। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको गुणा करेंगे 6.02 इंटू 1000 इंटू 23। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 इंटू 26, 6 × 10 के घात 26। ये हम लोग का क्या है, हाइड्रोजन के 1 किलो में नाभिक की संख्या है। अब 4 हाइड्रोजन नाभिक में संलयन में मुक्त ऊर्जा क्या होगा, तो देखिए 27.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 किग्रा हाइड्रोजन में संलयन में मुक्त ऊर्जा कितना होगा, तो 26.7 बटा 4 गुणे 26, यहाँ पे देखिए 26 होगा, यहाँ पे 27 आ गया है, यहाँ पे 26 होगा। ठीक है, 26 क्यों होगा, क्योंकि देखिए 26.7, यहाँ पे भी वही चीज़ है 26.7, तो यहाँ पे 26.7 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 किलो में हाइड्रोजन में संलयन में मुक्त ऊर्जा क्या होगा 26.7 बटा 4 गुणे 10 के घात 26 इंटू 6, या फिर 6 इंटू 10⁻36। अब इसी को हल करेंगे तो 40.05 गुणे 10 के घात 26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 10 के घात 27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही हम लोग का आंसर है, बहुत ही आसान था। दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन तथा बामर श्रेणी की प्रथम रेखाओं की तरंगदैर्घ्य के व्यंजक रिडवर्ग नियतांक के पदों में लिखिए। लाइमन तथा बामर श्रेणी की
दीर्घतम तरंगदैर्ध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों लाइमन्स रेटिंग की प्रथम रेखा के लिए क्या होता है, 1/λ इज इक्वल टू आर, ब्रैकेट में वो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है 3r/4। तो यानी कि लेमडा बराबर क्या होता है 4/3r। तो ये हम लोग का किस लिए होता है, प्रथम रेखा के लिए, लाइमन्स रेटिंग। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अब ऐसे ही द्वितीय के लिए क्या होगा, वामर श्रेणी। प्रथम रेखा के लिए यानी वामर श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए 1/λ आर 1/r स्क्वायर माइनस 1/, वहाँ के वन की जगह यहाँ पे 3 आ गया, यानी 3 का स्क्वायर हो गया। तो इसका क्या होगा 5r/36, यानी लेमडा बराबर 36/5r। तो लाइमन श्रेणी की दीर्घ तरंगदैर्ध्य क्या होगा, 1/λ मैक्स बराबर क्या होगा r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 3r/4। वामन श्रेणी की दीर्घ तरंगदैर्ध्य 1/λ अब यही चीज़ होगा, वहाँ पे 5r/36 होगा, सेम वही चीज़ है सवाल। अब नीचे क्या होगा, लाइमन तथा वामर श्रेणी की दीर्घ तरंगदैर्ध्य का अनुपात। अब क्या करेंगे, λ/λ भी कर देंगे और फिर λ/max/λ भी यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। तो 4/3r/36/5r। अब इसी को आप लोग हल करेंगे तो 5/27 आ जाएगा, यानी 5/27 आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यही है, फिजिक्स में बहुत से इंपॉर्टेंट सवाल है जो लगाए जा रहे हैं। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि मैं फिजिक्स हल करवा रहा हूं, लेकिन केमिस्ट्री अभी हल नहीं करवा रहा हूं। अगर आपको पढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीडीएफ तो लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि 50 रुपये ज़्यादा महंगा नहीं है, आपको केवल पेमेंट करके तुरंत आपको प्राप्त कर लेना है। ठीक है, तो आपको 50 रुपये महंगा नहीं है, आप चाहें तो तुरंत उसको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज कर ले सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे चौवा देख लेते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। 100 माइक्रोफेरेड की समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक अवशोषित है। यदि उसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा और इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। दोस्तों यहाँ पे देखिए, चित्रानुसार समांतर प्लेट संधारित्र प्रदर्शित है, जिसमें धातु की दो वर्गाकार वृत्ताकार प्लेट एक दूसरे के समांतर रखी गई हैं। दूसरी प्लेट का संबंध पृथ्वी के तल से धारिता बढ़ाने के लिए दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युतांक यम जैसे कांच मोम भर देते हैं। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा फिगर के बारे में नहीं लिखना है, उसके बाद व्युत्पत्ति पे आ जाना है। चित्रानुसार संधारित्र की दो प्लेट ए तथा बी एक दूसरे के समांतर हैं, जिनके बीच की दूरी d है। प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देने पर प्लेट बी के समीपवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश तथा दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्लस क्यू आवेश का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। माना दो प्लेटों के बीच बिंदु क्या होगा P स्थित है, तो प्लेट ए के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या होगी, E1 इज इक्वल टू σ/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो दोस्तों अभी यहाँ पे क्या होगा, बी के कारण क्या होगा, प्लेट बी के कारण बिंदु पी पर तीव्रता कितना होगा, E2 इज इक्वल टू σ/2 एप्सिलॉन नॉट के। परिणामी तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2 हो जाएगा, और सेम चीज़ वही हो जाएगा। तो यहाँ पे E बराबर क्या होगा 2σ/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू के। 2 से 2 कट गया तो एप्सिलॉन के जो यहाँ पे σ/एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाएगा। तो विभवांतर भी ए माइनस भी बी इक्वल टू क्या होता है, ईडी होता है। ई के जगह मान रख लेंगे तो ई के जगह पे मान रखेंगे तो क्या होगा σ/d/एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक है, चूंकि अब क्यू बराबर क्या होता है सिग्मा ए होता है, तो क्यू बराबर क्या होता है सिग्मा ए। तो सिग्मा बराबर क्या होगा क्यू बटा ए हो जाएगा। सिग्मा बराबर क्या होगा क्यू/ए, तो वहाँ पे रख लेंगे, तो क्यू/ए रख लेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया QD/A एप्सिलॉन नॉट इंटू के। धारिता सी बराबर क्या होता है Q/V। अब यहाँ पे देखिए Q/V आता है, तो Q/V का मान VA माइनस VB, तो आपको V का मान मालूम है, Q का मान मालूम है, VA माइनस VB का मान मालूम है, ऊपर ही निकाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को मान को यहाँ पे पुट कर लेंगे। पुट करने के बाद आपको देख लेंगे, इसको पलटेंगे तो Q से Q कट जाएगा, तो आपका बचेगा A एप्सिलॉन नॉट इंटू K/D। फैराडे इसका मात्रक हो जाएगा। वायु या निर्वात में क्या होगा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटा D हो जाएगा। यही धारिता का व्यंजक है। ठीक है, तो बहुत ही आसान था।
जब आप इसको PDF में पढ़ेंगे ना लेके, या फिर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे ध्यान से, तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, अब धारिता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अगर आपको देखिए ये 2 नंबर में भी 1 नंबर में पूछ देता है धारिता बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ लिखना पड़ता है। तो धारिता बढ़ाने के लिए आवश्यक शर्तें ऐसे भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, धारिता बढ़ाने के लिए दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए, दोनों प्लेटों के बीच अधिक परावैद्युतांक वाला माध्य होना चाहिए। मतलब ये चीज़ें रहनी चाहिए, तब जाके धारिता बढ़ने के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हल वही सवाल दिया है, C1 बराबर क्या दिया है 100 माइक्रोफैरड, तो इसी को फैरड में बदलेंगे, 100 गुणे 10 के घात 6 फैरड, वही C1 बराबर क्या होगा 10 के घात ऋण 4 फैरड हो जाएगा। तो V1 बराबर 400 वोल्ट दिया है, D1 बराबर D दिया, D2 बराबर D बटा 2 दिया है, और V2 बराबर क्वेश्चन मार्क। C बराबर क्या होता है अनुक्रमानुपाती 1/D, तो C1 बटा C2 इक्वल टू D2 बटा D1 हो जाता है। D2 का मान कितना दिया है D/2, और इसका दिया है D, तो इस C1 का मान दिया है 1। C1 बराबर कितना दिया है, C1 बराबर भी कुछ नहीं दिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो 2 को नीचे भेज देंगे, D से D कट जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। अब C1 बराबर C2/2 होगा, तो इसको क्या लिखेंगे 2C1 इक्वल टू C2। अब यहाँ पे देखिए 2C1, तो C2 का यहाँ पे मान देखिए नहीं दिया, लेकिन C1 का मान दिया है, यानी C2 बराबर क्या होगा 2 गुणे 10 के घात ऋण 6, 2 गुणे 10 के घात ऋण 4 फैरड, तो यहाँ पे फैरड हो गया। ठीक है, अब नीचे आता है नया विभवांतर क्या होगा, V2 इक्वल टू C1 V1 बटा C2। C1 का मान मालूम है, V1 का मान मालूम है, और आपको C2 का मान भी मालूम है, तो रख लेंगे 200 वोल्ट आ जाएगा। ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा 1/2 ब्रैकेट में C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 का स्क्वायर, बस सबका मान मालूम ही है, रख लेना है। रखने के बाद हल करेंगे तो 16/2 माइनस 8/2, तो फिर से आपका 8/2 यानी 4 जूल की कमी होगी, यानी कि इसमें क्या आएगा 4 जूल आंसर आएगा। तो यहाँ पे लिख देना है कि 4 जूल की कमी होगी। नेक्स्ट दोस्तों आता है न्यून प्रेरण की परिभाषा दीजिए। दो समाच परिनालिकाओं के बीच अन्योन प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए। समीप रखी कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन प्रेरण इतना हेनरी है। एक कुंडली में 0.5 सेकेंड में धारा 0 से 20 एम्पीयर तक परिवर्तित हो, दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात। ठीक है, तो यहाँ पे ज्ञात भी करना। ठीक है, तो देखिए पहले दिया है कि अन्योन प्रेरण गुणांक तथा अन्योन प्रेरकत्व क्या होता है, तो आपको यहाँ पे चीज़ बताना है। अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है ये चीज़ बता देना। ठीक है, तो आपको ऐसे 2 फिगर बना लेना, लिखना माना प्राथमिक कुंडली में I1 धारा I1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने से द्वितीय कुंडली में प्रत्येक फेरे में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2 है, और द्वितीय कुंडली में तार के N2 फेरे हैं, अतः द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या N2 φ2 होगी, जो कि प्राथमिक कुंडली में परिवाहित धारा I1 के अनुक्रमानुपाती होगी। फिगर बना के आपको लिख देना, अतः N2 φ2 अनुक्रमानुपाती E1 अथवा N2 φ2 इक्वल टू MI1। ठीक है, जहाँ M एक नियतांक है जिससे दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं। M बराबर N2 φ2 बटा I1, यही हम लोग का सूत्र है। ठीक है, अन्योन प्रेरकत्व का या फिर अन्योन प्रेरण गुणांक का। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा लिख देना है 2 लाइन। दो समाच परिनालिकाओं के बीच अन्योन प्रेरकत्व, माना 2 लंबी संक्षिप्त परिनालिकाओं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 हैं, और इनकी प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N1 तथा N2 है। यदि भीतरी परिनालिका में I1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो इसके अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, B1 इक्वल टू μ0 N1 I1। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण बाहरी परिनालिका से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स N2 φ2 इक्वल टू MI1, जहाँ N2 बाहरी परिनालिका में फेरों की कुल संख्या है तथा M परिनालिकाओं के बीच
अन्योन प्रेरकत्व तो है N2B1A2 इज इक्वल टू MI1, या M बराबर क्या होगा N2B1A2 बटा I1। तो ठीक है, तो ऐसे ही मान रख लेंगे। और चूंकि जहाँ पे B का मान दिया होगा वहाँ पे B का भी मान रख लेंगे। और यहाँ पे देखिए B का मान दिया था तो यहाँ पे B का मान रखा गया। ठीक है, तो रखा गया ना, तो यहाँ पे N2 5 न्यू 0 N1 I1, और यहाँ पे A का मान रखा गया है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई R2 स्क्वायर का। यदि बाहरी परिनालिकाओं की लंबाई L है तब क्या होगा N2 इक्वल टू N2 L हो जाएगा। तो M बराबर N2 L हो जाएगा। तो N2 L होगा, इंटू क्या होगा न्यू N1 पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर। ठीक है, M पाई R2 का स्क्वायर न्यू 0 N1 N2 L। ठीक है, अब इसको यहाँ पे होने के बाद क्या लिख सकते हैं, M बराबर पाई R2 स्क्वायर न्यू 0 N1 इंटू N2 बटा L। अब दोस्तों यहाँ पे दिया है M बराबर 1.5 हेनरी, टी बराबर दे डेल्टा टी बराबर दिया है 0.5 सेकेंड, डेल्टा आई दे दिया है 20 एम्पियर। ठीक है, 20 एम्पियर दे दिया है, क्या दिया है डेल्टा आई और डेल्टा टी 0.5 सेकेंड, और M बराबर दे दिया है हम लोग को 1.5 हेनरी। ठीक है, अब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन यानी φ2 बराबर क्या होगा M डेल्टा आई। बस इसी को गुणा कर देना, 30 वेबर आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अब आगे का सवाल हम लोग अगली वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और अपना PDF लेकर पढ़ें।